गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में एंड स्पेसिफिकली हमारे ब्लड के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो तीन कंपोनेंट से इंटर रिलेटेड है। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स आ जाते हैं, और तीसरा है ब्लड। आज के क्लास में हम ब्लड के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। हम सबको पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है और वहाँ पे चीज़ें डिलीवरी करता है और वहाँ से चीज़ें पिक भी करता है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। ब्लड इज a connective tissue composed of liquid extracellular matrix called blood plasma that dissolves and suspends various cells and cell fragments. Interstitial fluid is the fluid that bathes body cells and is constantly renewed by the blood. फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का तीन जनरल फंक्शन है। पहला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है लंग से एंड सेल को पहुंचाता है, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड लंग्स को पहुंचाता है एक्सहेलेशन करने के लिए। ये क्या करता है ना, ये हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और सेल तक पहुँचाता है। हार्मोन्स को भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके जाता है दूसरे बॉडी के पार्ट तक, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है एलिमिनेशन के लिए। दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन। ब्लड जब सर्कुलेट होता है ना, तभी हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। होम्योस्टेसिस मतलब एक समभावपन। हमेशा हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, और हर ऑर्गन हमेशा एनर्जी को भी मेंटेन करते हैं। तो ये सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प करता है। ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करता है बफर का मदद से। बॉडी टेम्परेचर को हीट अब्जॉर्ब करके मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड में पानी भी है, और हम जानते हैं पानी एक मेजर सोर्स है हीट रेगुलेशन का। और नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन। कहीं हमारा अगर कहीं इंजरी हो जाता है तो वहाँ पे तो खून फिर निकलता रहता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो उस वाले केस में क्लॉटिंग फैक्टर जो है ब्लड का, वो ब्लड लॉस को रोकता है, ताकि ज़्यादा वहाँ पे एक्सेस चीज़ ना हो। और जो प्रोटेक्शन में हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करता है? वो फागोसाइटोसिस कैरी करता है। फागोसाइटोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। वो जो हमारा इंज्योर सेल होते हैं उनको भी रिसाइकिल करने में हेल्प करता है, और बाहर से अगर कुछ इन्वेडिंग बैक्टीरियाज या फिर पैथोजन वगैरह आते हैं बॉडी में एंटर करते हैं, उनको भी ख़त्म करता है। और ब्लड में एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पहचानने में स्पेसिफिकली कोई फॉरेन पैथोजन को। तो अभी हम देखेंगे ब्लड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्लड ज़्यादा डेंस होता है, विस्कस होता है, पानी से ज़्यादा थिक होता है, एंड ये स्लाइटली स्टिकी भी फील होता है। ये हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करता है 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और इसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.35 से 7.45। अगर खून में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ये एक पूरा ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। अगर ऑक्सीजन कम है तो बहुत ही डार्क रेड कलर का दिखेगा। जो अडल्ट मेल होते हैं उनमें अराउंड 5 से 6 लीटर खून होता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। तो जब हम एक ब्लड के सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा सेंट्रीफ्यूजन के एंड में जो प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाता है, और जो आरबीसी है वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और बीच में हो जाता है वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस से जो हल्का सब्सटेंस है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और जो हेवी सब्सटेंस है वो सेडिमेंट हो जाते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो आरबीसी है वो सबसे ज़्यादा हेवी है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो थोड़ा सा कम हैवी है उनसे, और सबसे जो हल्का है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा अराउंड 55% ऑफ द एंटायर ब्लड है, और आरबीसी 45%। तो टोटल ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और अदर फैक्टर्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा हो गया 55%, इनमें से फिर 91% हो गया वाटर, 7% हो गया प्रोटीन, और कुछ और सॉल्यूट्स हो गए जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, न्यूट्रिएंट्स, गैस, ये 1.5% होता है। प्रोटीन्स में हमको एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड कुछ और चीज़ें भी मिल जाते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ें 45% होते हैं अराउंड। इनमें से फिर आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है। टोटल वॉल्यूम में आपको मिल जाएंगे 4.8 से 5.4 मिलियन आरबीसी मिल जाएंगे। वाइट ब्लड सेल्स मिल जाएंगे 5 से 10 हज़ार, और प्लेटलेट्स मिल जाएंगे 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास। लेकिन ये जो 1.5 लाख है वो बॉर्डर लाइन प्लेटलेट्स है, मतलब इससे अगर कम होता है या फिर इसी के आसपास होता है तो इसका मतलब है कि कुछ बीमारी है, डिजीज़ है, जैसे कि बुखार हो गया उसी टाइम, टाइफाइड हो गया, या फिर डेंगू हो गया। उसी टाइम प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब प्लेटलेट कम है मतलब बॉडी में इन्फेक्शियस पैथोजेंस ज़्यादा है। वाइट ब्लड सेल में फिर अलग अलग टाइप के वाइट ब्लड सेल्स है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, 60 से 70%। फिर आ जाएंगे हमारे लिम्फोसाइट्स, 20 से 25%। फिर मोनोसाइट्स, 3 से 8%। ईओसिनोफिल्स आ जाएंगे 2 से 4%। और बेजोफिल्स आ जाएंगे 0.5 से 1% के आसपास। पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी बहुत ही सिंपल है। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं ना आरबीसी, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जैसे कि हमने जाना कि ये डिलीवरी करते हैं, तो ये कैसे ऑक्सीजन कैरी करते हैं? एक्चुअली इनमें ना एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन करके। तो वो क्या करता है, वो रेड कलर का होता है, तो इसीलिए आरबीसी हमको लाल कलर का दिखता है। वही ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आरबीसी में अराउंड 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आरबीसी बाई कॉन्केव होते हैं, मतलब दोनों साइड कॉन्केव स्ट्रक्चर, ये जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, दोनों साइड कॉन्केव है। बीच में थोड़ा फ्लैट होते हैं और साइड में थोड़ा सा थिक होते हैं। अराउंड 8 माइक्रोमीटर होता है इनका रेडियस, डायमीटर। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है।
ताकि ये स्क्वीज हो सके कैपिलरीज के थ्रू। और इनके जो साइटोसोल होते हैं, साइटोप्लाज्म है, इनमें अराउंड 33% ही बस हीमोग्लोबिन होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखता है। इसमें हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो हीम रिंग है, ये येलोइस और रेडिश कलर का दिख रहा है, ये हीम का रिंग है। इसमें आयरन होता है, Fe2+ आयरन होता है। यहाँ पे अगर अच्छे से आप देख सकते हो, आयरन होता है सेंटर में, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ट्रैवल कर सकता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ये जो लॉन्ग चेन पेप्टाइड चेन दिख रहा है, प्रोटीन का हिस्सा, ये है दो। आ, दो नीचे है चेन और दो ऊपर चेन है, और ये आ, एक साथ जुड़ के बनाते हैं टोटल हीमोग्लोबिन। इसमें अलग अलग दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरा हो गया बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और स्पेसिफिक कुछ केसेस में, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ और रीजन में, मध्य प्रदेश के रीजन में, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म होने की वजह से इस वाले जो कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन को हम बोलते हैं बीटा थैलासीमिया। ये अगर हीमोग्लोबिन डिफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर? उसका मेन काम तो है ऑक्सीजन पहुंचाना, तो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो उसी केस में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं करते हैं। डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप के पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स। जब हम डब्ल्यूबीसी को स्टेन करते हैं ना, तब ये वेसिकल्स बहुत अच्छे से हमको दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हम इनको दो टाइप में डिवाइड किए हैं। पहला तो हो गया ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट, और दूसरा हो गया ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट में तीन टाइप के मिलेंगे हमको डब्ल्यूबीसी। एक तो हो गया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, और तीसरा यूसिनोफिल्स। और ग्रैन्युलर में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। पहले हम देखेंगे ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। तो इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन इतना अच्छे से विजिबल नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और ये अच्छे से स्टेन भी नहीं हो पाते हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं हमको माइक्रोस्कोप में। फिर आएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इसमें स्पेसिफिकली जो लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनका न्यूक्लियस राउंड होता है और स्लाइटली इंडेंटेड है, और ये डार्कली स्टेन करते हैं। लिम्फोसाइट में भी तीन प्रकार का लिम्फोसाइट पाए जाते हैं: टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और नेचुरल किलर सेल्स। टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए बना ताकि वो थाइमस से ओरिजिन होते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स, उनका काम भी है प्रोटेक्ट करना। और जो बी लिम्फोसाइट है, ये बोन मेरो से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इनका नाम बी लिम्फोसाइट बना। फिर आएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो हॉर्स शू शेप का है, या फिर किडनी शेप का है। और ये ब्लू और ग्रे, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ब्लू ग्रे कलर का, आप जैसे देख सकते हैं इधर।
ये हो गया न्यूक्लियस हॉर्सू शेप का। बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है। एंटायर सेल का तो 80% यही कवर करके रखा है। और बाकी के 20% में साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी होते हैं इसमें। हमको पता है लाइसोसोम को काम क्या है। वो लाइस करता है कोई किसी से चीज़ को भी। लाइस करना मतलब काटना। तो ब्लड क्या करता है? मोनोसाइट को ट्रांसफर करता है ब्लड से टिश्यू टिश्यू में ट्रांसफर करता है, जहाँ पे वो जाके बड़े होते हैं और मैक्रोफेज बनते हैं। तो वहाँ पे दो टाइप के मैक्रोफेज हैं। मैक्रोफेज का काम ही यही है। वो फेज करते हैं, मतलब वो डाइजेस्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। दो टाइप के मैक्रोफेज पाए जाते हैं, जैसे कि हाँ हमने बोला। एक होता है फिक्स मैक्रोफेज। फिक्स मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह पे ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारा लंग्स में हो गए अल्वियोलर मैक्रोफेज, और स्प्लीन में हो गए, और लीवर में हो गए कफर सेल्स। उसी तरह वॉन्डरिंग मैक्रोफेज भी होते हैं, जो कि घूमते रहते हैं ब्लड में ही। कहीं अगर इन्फेक्शन होए, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे जाके पहुँचते हैं वो, और वहाँ पे फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। फिर हम देखेंगे ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट मतलब जिनमें ग्रैन्युल्स हमको बहुत अच्छे से दिखते हैं। पहला आ जाता है योसिनोफिल। योसिनोफिल क्या होता है? लार्ज होता है, और इनमें ग्रैन्युल्स जो होते हैं ना, वो क्लियरली दिखते हैं। यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, सारे सारे ग्रैन्युल्स सेम होते हैं। और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस इसमें दो लोब में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो अलग अलग लोब है। ये लोब नंबर 1 और ये लोब नंबर 2। लेकिन ये दोनों तो कनेक्टेड है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल से कनेक्टेड होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर से एक दूसरे के साथ। फिर आएगा बेजोफिल। बेजोफिल में पहले आप देखिए ग्रैन्युल्स कैसा है। किसी का शेप थोड़ा सा गोल है, किसी का थोड़ा सा ओवल है, और किसी का साइज थोड़ा बड़ा है, किसी का साइज थोड़ा छोटा है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्युल्स मिलते हैं, और वेरिएबल साइज का ग्रैन्युल्स मिलते हैं। इसका भी न्यूक्लियस दो लोब में पाया जाता है। फिर आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस मल्टी लोब होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोब्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या होता है? इन्हें भी ग्रैन्युल्स होते हैं, लेकिन ग्रैन्युल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ये जो मल्टी लोब न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है क्रोमेटिन से। फिर हम देखेंगे फंक्शन क्या है। और जैसे कि हमने जाना है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है मतलब क्या? प्रोटेक्शन करना। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ उनका फंक्शन भी है। न्यूट्रोफिल हो गए, यूसिनोफिल हो गए, बासोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स हो गए। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है ना, फागोसाइटोसिस करता है। ये बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से डिस्ट्रॉय करता है। इनमें ना, जो न्यूट्रोफिल्स में ना एंजाइम होते हैं, जिनको हम लाइसोजाइम बोलते हैं, डिफेंसिन्स बोलते हैं, और ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जैसे कि सुपर ऑक्साइड एनायन हो गया, हाइड्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और हाइपोक्लोराइड एनायन हो गया। ये बैक्टीरिया के जो आउटर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको वहाँ पे रप्चर कर देता है, तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है। फिर आता है योसिनोफिल्स। योसिनोफिल क्या करता है? ये हिस्टामाइन को कॉम्बैट करता है। हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। ये तो हमको पता है। जैसे कि अगर कुछ एलर्जी हो गया, जैसे कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एलर्जी होता है। एक पौधा आता है जिसको टच करने से उसके रेशे लग जाते हैं, तो एलर्जिक होता है। या फिर उकरा होता है, उकरा को अगर आप छूओगे तो एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाता है।
तो उसी तरह वेरियस टाइप का जो एलर्जिक है वो हिस्टामाइन की मदद से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि स्वेलिंग हो गया, या फिर ब्लड वेसल का भासोडाइलेशन भी हो जाता है, उसको वो कॉम्बैट करता है। और कुछ कुछ वर्म्स वगैरह कीड़े हो गए जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनको भी ओसिनोफिल डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या करता है ना, ये हिप्पारिन को निकालता है, हिप्पारिन को लिबरेट करता है। हिप्पारिन, और जैसे कि हिप्पारिन में क्या होता है जो कि ब्लड फ्लो को नहीं रोकता है हमारे शरीर में। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो ये होता है हिपैरिन के वजह से। उसी तरह क्या आपको पता है किसी दूसरे चीज में भी हिपैरिन जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं? कोई बता सकता है किसमें है? जो जोंक होते हैं, केचुए होते हैं, जो कि अटैच हो जाते हैं, लैच हो जाते हैं एनिमल्स के स्किन में, तो उनके जो लार होता है उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है हिरुडिन। तो हिरुडिन के वजह से भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और अनेस्थीसिया भी होता है उसमें थोड़ा सा। तो इसलिए पता भी नहीं चलता है कहीं पे अगर जोंक लगे हुए हैं तो। फिर हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को करते हैं। जो बी सेल है, जो बोन मैरो से निकले हैं, डेवलप हुए हैं, वो प्लाज्मा सेल बन जाते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं। और जो टी सेल है वो इन्वेडिंग वायरस को अटैक करते हैं और कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, वो उनका काम थोड़ा वैरायटी टाइप का है। ये माइक्रोब्स को भी ख़त्म करते हैं और ट्यूमर सेल को भी ख़त्म करते हैं। मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या करता है, फागोसाइटोसिस कर देता है। जैसे कि हम पढ़े थे, मोनोसाइट डेवलप होता है फिक्स और वॉन्डरिंग मैक्रोफेज को, तो वो फागोसाइटोसिस करता है फिर मैक्रोफेज बन के। ये हम पढ़े अभी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट्स। फाइनली एक और कंपोनेंट भी है जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम पे जानते हैं। प्लेटलेट कैसे बनता है? जो मेगा कार्योब्लास्ट है वो ट्रांसफ़र होके बनता है मेगा कार्योसाइट्स। बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि टूट के 2 से 3 हज़ार फ्रैगमेंट में अलग अलग टुकड़े बन जाते हैं। और हर एक फ्रैगमेंट एक एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सराउंड कर लेता है और प्लेटलेट बन जाता है। मेगा कार्योसाइट से प्लेटलेट निकल के जो ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं। फिर ये आते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं। तो ये डिस्क शेप के होते हैं और 2 से 4 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर रहता है। लेकिन इनमें वेसिकल होते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इनका लाइफ स्पान बहुत ही कम है, 5 से 9 दिन। और ये हेल्प करते हैं ब्लड लॉस को रोकने में। ये क्या करते हैं ना, प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो वो ग्रैन्युल्स जो होते हैं, ये केमिकल्स कंटेन करते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, जो प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। और ये अगर जब इनका उम्र हो जाता है, एज हो जाते हैं, तो इनको भी जो फिक्स्ड मैक्रोफेज हैं लिवर और स्प्लीन में, ये इनको रिसाइकिल कर लेता है। तो अब हम देख लेंगे कि कैसे ये एक स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ से कैसे सारे के सारे हमारे ब्लड सेल बने हैं। हमको पता है कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल से ही सब कुछ बना है इनिशियल स्टेज पे। स्टेम सेल से ही जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, उसमें दो अलग अलग टाइप का स्टेम सेल निकलते हैं फिर। एक तो माइलोइड स्टेम सेल हो गया, और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल हो गया। माइलोइड स्टेम सेल से प्रोजेनिटर सेल्स निकलते हैं फिर। तो फिर ये रेटिकुलो ब्लास्ट बनाते हैं पहले। रेटिकुलो ब्लास्ट से फिर कन्वर्ट होता है ये
रेटिकुलोसाइट को रेटिकुलोसाइट ही फिर आरबीसी बनाता है। और उसी तरह मेगाकारियोब्लास्ट जो है, उससे मेगाकारियोसाइट बनते हैं। और मेगाकारियोसाइट क्या करता है? ये फिर टूट के प्लेटलेट्स बनाता है। और फिर ईओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब प्रीकॉर्सर, मतलब पहले ये बनेगा, उसके बाद बाकी चीज। ईओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट बनाता है ईओसिनोफिल। बेजोफिलिक माइलोब्लास्ट बनाता है बेजोफिल। और फिर नॉर्मल माइलोब्लास्ट बनाता है न्यूट्रोफिल। और मोनोब्लास्ट बनाता है मोनोसाइट। और फिर मोनोसाइट क्या होता है ना, फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स और वॉन्डरिंग मैक्रोफेज। फिर उसी तरह लिम्फोid स्टेम सेल से टी लिम्फोब्लास्ट बनता है, बी लिम्फोब्लास्ट बनता है और एनके लिम्फोब्लास्ट बनता है। और फिर इन तीनों में से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बनते हैं। और फिर जो बी लिम्फोसाइट है, वो फिर प्लाज्मा सेल बनता है। और ये जो तीन है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और बाकी ये जो है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये क्या होते हैं? ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है आरबीसी और डिस्ट्रक्शन भी होता है आरबीसी। न्यूट्रोफिल, उसका लाइफ स्पैन कितना है? 6 घंटे से कुछ दिन। और ये स्प्लीन में ही और अदर टिश्यू में ही रहता है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूसिनोफिल 8 से 12 दिन, और ये 4 से 5 घंटा सर्कुलेट होता है ब्लड में। बेजोफिल्स जो है, वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। उसके बाद आएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट भी कुछ घंटे से पूरे दिन जिंदा रह सकता है। और लास्ट में जो लिम्फोसाइट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो सालों सालों तक जिंदा रहते हैं। और जो नहीं होते हैं, वो कुछ ही हफ्ते। मेमोरी सेल क्या होता है एक्चुअली? जैसे कि आपको पता होगा, अभी कोविड आया था। कोविड के टाइम आप सबने वैक्सीनेशन लगाया था। तो पहले क्या किया गया ना, वो वायरस का एक छोटा सा हिस्सा, या तो आरएनए या फिर एक डेड वायरस को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स थे, वो पहले उसको एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनाए। एंटीबॉडी जाके अटैच हुआ, उसको फिर टी लिम्फोसाइट जो है वो पहचाना, उसको मेमोरी में रखा कि हाँ, ये वाला वायरस आएगा तो फ्यूचर में उसको कैसे मारना है। तो उसी तरह टी लिम्फोसाइट क्या किया, टी लिम्फोसाइट उसको पहचाना तो वो मेमोरी सेल बन गया। तो जब तक आप जिंदा हैं, मतलब बहुत साल तक, जब तक जिंदा नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सालों तक ये याद रहेगा मेमोरी में कि अगर इसी टाइप का वायरस आएगा तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये फिगर आप देख लीजिए। पहले हमारे आरबीसी होते हैं, तो इनका अगर डेथ हो गया तो फागोसाइटोसिस से इनका तोड़ दिया जाता है। और हमको पता है कि ये कैसे बना है। इसमें मैक्सिमम चीज़ हेम है और ग्लोबिन है। तो जो हेम है, वो क्या होता है ना, वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीवर्डिन क्या होता है, फिर बिलीरूबिन में कन्वर्ट होता है। बिलीरूबिन लीवर में चला जाता है। और यहाँ पे जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन हमको पता है कि अमीनो एसिड से बना है। तो अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं, ये लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेन से अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं फिर। और फिर वो रीयूज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो हेम है, उसमें जो आयरन है, Fe3, वो ट्रांसफेरिन के मदद से लिवर में जाता है। लिवर में जाता है वहां से।
लीवर में वो फेरिटिन होता है। फेरिटिन फिर क्या करता है, फिर आयरन को फिर बोन मेरो को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर की मदद से। बोन मेरो में आयरन है वो ग्लोबिन से अटैच होता है, और विटामिन बी 12 से अटैच होता है, और एरिथ्रोपोइटिन से अटैच होता है। और ये टोटल प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, मतलब आरबीसी का बनना। फिर ये आरबीसी बनता है, आरबीसी फिर सर्कुलेशन में जाता है, और वहाँ पे 120 दिन रहता है सर्कुलेशन में। फिर उसका डेथ हो जाता है, और फिर उसका भी रिसाइकिल होता है। तो यहाँ तक हम देखें कि कैसे बोन मेरो से एरिथ्रोपोसिस होने की वजह से आरबीसी आता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ रह गया है, जो बिलीरूबिन है, जो लीवर में गया था। बिलीरूबिन फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। बिलीरूबिन डाइजेशन में हेल्प करता है थोड़ा सा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन को बिलीरूबिन। वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको या तो यूरोबिलिनोजन करते हैं। तो यूरोबिलिनोजन क्या होता है, फिर यूरिन के थ्रू चला जाता है, निकल जाता है बॉडी से, किडनी उसको एलिमिनेट करता है। या फिर यूरोबिलिनोजन फिर स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके फीसिस के थ्रू निकल जाता है। तो इसी तरह आरबीसी सर्कुलेशन में ऐसे रहता है, और उसका फॉर्मेशन होता है, उसका डिस्ट्रक्शन रिसाइकिल होता है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ अनयूज्ड नहीं जाता है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सबको मैनेज किया जाता है। तो आज के सेशन में हम पढ़े ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। पहले तो आरबीसी के बारे में, क्या है उसका स्ट्रक्चर और क्या उसका फंक्शन। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। और प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, और कैसे आरबीसी फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन होता है। थैंक यू।